नमस्कार। आप सभी साहित्यकार मित्रों और साहित्यानुरागियों का हार्दिक स्वागत है। रचनाकार द्वारा रचना पाठ के इस नए स्तंभ में मित्रों, आज हम लोग प्रत्यक्षा जी की एक कहानी को सुनेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्षा जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से लिखती हैं। कहानियां, कविताएं, पेंटिंग भी बनाती हैं, संगीत में भी रुचि है। दोनों भाषाओं में दर्जन भर इनकी किताबें प्रकाशित हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो कहानी संग्रह और उपन्यास। कुछ एक पुस्तकों के नाम लेता हूं। जंगल का जादू, तिल तिल, पहर दो पहर, ठुमरी, एक दिन मराकेश, तुम मिलो दोबारा, तैमूर, तुम्हारा घोड़ा किधर है, बारिशगर, ग्लोब के बाहर लड़की, नैनो बीच नबी, जाल, पारा। इसी तरह से अंग्रेजी में भी इनकी कुछ एक कहानियों के संग्रह हैं, कविताएं भी अंग्रेजी में आई हैं। मित्रों, आज हम लोग उनकी जिस कहानी को सुनेंगे वह कहानी इनके कथा संग्रह एक दिन मराकेश में संकलित है। यह संग्रह यही कोई संभवतः 2015 के आसपास आता है। इस कहानी को सुनने से पूर्व और कथाकार को आमंत्रित करने से पूर्व सलीम कौसर जी की एक बेहद प्रसिद्ध गजल के कुछ एक शेर सुनिए, क्योंकि इस कहानी के जन्म में इन पंक्तियों का भी एक खास योगदान है। वह कहानी क्या है, स्वयं प्रत्यक्षा जी इसे बताएंगी। मैं एक कुछ एक पंक्तियां सलीम कौसर जी की यहां पर रखता हूं। ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। प्रत्यक्षा जी की यह कहानी इन पंक्तियों से किस तरह संबंधित है, इसे हम स्वयं उनसे सुनेंगे और हम इसके भी मुतमईन होंगे कि कैसे दो रचनाकार जब आपस में संवाद करते हैं तो उससे भी कितनी तरह की सकारात्मक चीजें निकलती हैं। यह जो सक्रियता है, यह जो कहीं ना कहीं क्रिएशन है, सर्जना है, इसे भी अंकुरित होने के लिए कुछ कुछ बहाने चाहिए होते हैं। सर्जक उन बहानों की तलाश में होता है और कई बार बगैर किसी तलाश के ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई टेर उसके सामने आ जाती है और फिर कोई कृति रच ली जाती है, कोई कहानी, कोई उपन्यास। सपने का कमरा उर्फ रात में कभी कभी दिन भी होता है साहित्य। एक ऐसी ही कहानी है प्रत्यक्षा जी की। इसमें कुछ उलझने हैं, कुछ गांठें हैं, कुछ मनोभाव हैं और प्रेम के दोराहे तिराहे भी हैं। बीच बीच में स्वयं रचनाकार इन ग्रंथियों को खोलती हुई चलेंगी
इनके बारे में कुछ कुछ बताते हुए चलेंगी। कभी कभी संभव हुआ तो मैं भी कुछ अपनी ओर से जोड़ूंगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम सीधे प्रतीक्षा जी के पास चलते हैं। प्रतीक्षा जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और बहुत शुक्रिया आपका। जी, और आपसे अनुरोध करता हूं कि कहानी पाठ शुरू करने से पूर्व क्यों नहीं वह जो बेहद सुंदर सा वाकया है उसे हम लोग आपसे सुने। प्रतीक्षा जी। जी, तो अर्पण जी, जिस कहानी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस कहानी की एक शुरुआत, उसकी जो बीज जो उस कहानी का पड़ा था, उसमें ये जो अभी आपने गजल पढ़ी सलीम कौसर साहब की, तो उस शेर का जो पहला मिसरा था, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। एक बार राजेंद्र यादव जी ने मुझे फोन किया था, तो उन्होंने ये शेर मेरी तरफ फेंका और कहा कि तुम इस पे कहानी लिखो, और ये जो तुम जिस तरह से वो मिस्टिकल टाइप लिखती हो, तो ये जो वाक्य है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, इस पर तुम ही कहानी लिख सकती हो, तो तुम कहानी लिखो और हंस में देना। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कहानी कुछ बनती है या क्या। कई बार वैसे होता है कि एक वाक्य से, एक पंक्ति से, एक नाम से कहानी बन जाती है। तो मैं थोड़ा सोचती रही, और ये इस तरह की जो दुनिया है, थोड़ा सा पैरेलल और 50 चीजें जिसमें होती रहती है, वो मुझे बहुत इंट्रीग भी करता है। तो धीरे धीरे करके, और एक आध बार उन्होंने मुझे रिमाइंड किया कि तुमने कहानी लिखी लिखी। मैं कहती थी लिख रही हूँ। फिर इस कहानी को बड़े टुकड़ों टुकड़ों में बड़े दिनों में मैंने पूरा किया, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसको, ये कहानी हंस पे तो नहीं छपी, कहीं और छपी, शायद कहीं और किसी ने मांगा होगा और कहानी वहां छपी। तो जब मैंने इसको लिखा, तो बहुत सारे जो पैरेलल स्ट्रीम्स होते हैं किसी भी आदमी के, इंसान के मन के, और जिसमें इस तरह की बात बहुत प्रकट तौर पे ना आए, लेकिन बहुत अदृश्य भी चीजें आपके मन में चलती रहती हैं, जिसको हम कई बार खुद से भी आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, अपने आप से बचते हैं कि इन चीजों को हम इसका सामना कैसे करेंगे, लेकिन वो चीजें हमारे भीतर चलती रहती हैं, किसी अदृश्य नदी की तरह वो बहती रहती हैं। तो ये कहानी उसी तरीके से इस शेर के इर्द गिर्द मेरे दिमाग में घूमती रही, और इस तरह से फाइनली ये कहानी जब बनी, तो ये थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक किस्म की कहानी है। और जैसा अर्पण जी और हम बात कर रहे थे कि ये कहानी बहुत, ये पढ़ने वाली कहानी है, मतलब सुनाने वाली कहानी नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि जब सुनाने वाली कहानी नहीं है, तो मैंने इसको क्यों चुना कि मैं इसको आज आप दोस्तों के समक्ष सुनाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहानी चूंकि बहुत लीनियर किस्म से आगे नहीं बढ़ती, इसका नैरेटिव बहुत गली पगडंडियों में घूमता रहता है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मन के भीतर की चीजें हैं, जिसको अलग से शायद जब मैं कहानी कहूंगी तो मैं बताऊंगी कि ये अ, इस किरदार के मन की चीज है। तो ये बेसिकली एक लड़की इन्नी है, उसकी कहानी है, उसके नजरिए से वो अपने बचपन को देखती है, अपने माता पिता को देखती है, अपने परिवार को देखती है, गांव से शहर की ओर के विस्थापन को देखती है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर उसकी मौसी के साथ रहते हैं, जिनसे उनको एक बेटी और है। और ये जो पूरी दुनिया, ये त्रिकोण है माँ बाप का, उसमें आगे पीछे जो नैरेटिव चलता है, इन्नी कैसे देखती है अपनी माँ का अकेला गांव में रहना, छूट जाना, और पिता का शहर में रहना अपने दूसरे परिवार के साथ, और उस परिवार के साथ भी इन्नी का जो रिश्ता है वो बहुत सुंदर है। उसमें कोई सौतेली माँ वाली बात नहीं है, तो इस कहानी में कोई एक तरह से विलेन नहीं है। ये कहानी ऐसे चलती है जैसे ये जो जो सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द, जो परिवेश है, वो किस तरह से हम लोगों को कई बार अपने ट्रैप में फंसा लेता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है, और चीजें सब जो दिखती हैं, जैसी दिखती हैं, हर बार वैसी नहीं होती, उसकी सच्चाई कुछ और होती है।
और उस सच्चाई को जो प्रकट रूप से आप सोचते हैं कि ये सही है और ये गलत है, हर बार वैसा ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया हमारी नहीं होती, उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं और उन शेड्स को सामने लाने की कोशिश मैंने इस कहानी में की है। तो अर्पण जी, क्या मैं कहानी शुरू करूं पढ़ना? जी बिल्कुल, स्वागत जी। स्वागत। तो कहानी का शीर्षक है सपने का कमरा उर्फ रात में कभी कभी दिन भी होता है शायद। ये एक दिन मराकेश जो मेरी किताब है, इसमें ये कहानी है और मैं इसी किताब से अभी पढ़ रही हूँ इस कहानी को। मैं सपने देखने के सपने देखता हूँ, ये उपशीर्षक है एक तरह से। इन्नी इन्नी माँ बहुत देर से पुकार रहे हैं। इन्नी सब अनसुना किए जाने किस जहान में खोई है। धूप में बैठी मिट्टी में बनाई है, बिगाड़ रही है। ऐसे ही रात को रोटी पकाते कोयले से नाक आंख मुंह बनाती रहती है। जब तक रोटी तवे पर सिकती है, इन्नी घुटनों में सर टिकाए लाइनें पाटती है। जानती है माँ देखेगी तो खूब गुस्सा करेगी। फिर भी माँ उसकी सगी माँ नहीं है, उसकी मौसी है। माँ गांव में रहती है। इन्नी भी गांव में रहना चाहती है। गांव का घर खस्ता हाल है। उसकी पिछली दीवारें भसक गई हैं। कहीं कहीं तो ईंटों का ढेर है। कमरों में मलबे गिरे हुए। उन कमरों की किवाड़ों पर ताला डाल दिया गया है। माई कहती है जब बाबू पैसे भेजेंगे तब दीवार मरम्मत होगी। जब तक नहीं होती उन पिछवाड़े के 3 कमरों को बंद रखना होगा। पिछली दफा जब इन्नी गांव गई थी तब देखा था। माई कहती उधर मत जा, कौन जाने सांप टाप निकल जाए। जबकि इन्नी बार बार उधर ही मंडराती है। जाने क्या सनक है उसमें कि जो बात मना की जाए वही करने को उतारू होती है। बिस्ती ने ही आंखें फैलाकर कहा था सांप देवता है, फन पर नथुनी शोभे। इन्नी की आंखें चकाचौंध होती है। धूप की किरण झलमल झलमल। अब इन्नी के मन की बात है थोड़ी। रात में कुनमुना कर उठना और नींद में जाने क्या बोलना। माँ कहती पानी पियो, बुरा सपना देखा क्या? मैं उजबक देखती, बुरा सपना नहीं था, बस सपना था माँ। माँ बुदबुदाती जाने क्या बोलती है लड़की। आंखें बंद करती सोचती सचमुच बुरा नहीं था, सिर्फ सपना था, वही सपना। सांप के फन पर सोने की नथ। अधकच्ची नींद में अपने चेहरे और नाक को टटोलना पसीने से तरबतर। उम्र कब बढ़ जाती है बिना जाने, बिना किसी दस्तावेज के, बिना प्रूफ एविडेंस के। कोई कहे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तो दिया जा सकता है। हाँ, ये कि अब कद इतना हुआ, शरीर का अनुपात ये, लेकिन मन की उम्र, उसका हिसाब। और मन के भीतर जो जल्लाद जिन्नात उपजते हैं, पनपते हैं, उनका हिसाब। किसी ब्याह के घर में उटपटांग लेटे दरी पर सोते भीड़ भड़क्के के छितरे दाने के भीतर अचानक जैसे कोई धीरे से छू लेता है। उस भीड़ में मैं अकेली हो जाती, उस ख्याल के साथ अकेली। क्या बात है, किस बात पर ऐसी मुस्कान? कोई दिल्लगी से पूछता है। मैं भी दिलदारी से कहती तुम नहीं समझोगे। खुद भी कहाँ समझती थी। सपना जो मेरे साथ पड़ा हुआ था कहाँ मेरी पहुंच में था। बचपन में कुएं में झांकते किसी अंधेरी दुनिया का रोमांच, न दिखने वाली चीज को देख लेने का रहस्य। उससे अरसे में बात करती रही थी, अकेले में, अपनी तमाम बातें। सामने होती तो कुछ ही देर बाद बम फूटने जैसी लड़ाई हो जाती। इसलिए मैंने सीख लिया था अकेले में बात करना, अपने से बात करना। उसकी गैर मौजूदगी में उसके उससे की गई बात हमेशा ज्यादा सुकून भरी होती। मैं कम से कम अपनी सब बातें तो कर लेती, बिना इस बात के अंदेशे के कि बीच शब्द में उसका गुस्सा फट पड़ेगा। ऐसी निवड़ शांति में बात करना सबसे तमीजदार बात होती। धीमे हौले ठहर ठहर कर, सोच सोच कर, नाप तौल कर, गहरी बात, अपने भीतर खंगाल कर निकाले गए शुद्ध भाव जिसे मैं परख सकती थी, कहते हुए सुन सकती थी। ऐसी बातें
जिसे किसी से भी कहना उससे तक मुनासिब नहीं होता। मैं उस औरत को कहाँ जानती हूँ जो तुम्हें मुझ में दिखता है? वो लड़की कहाँ गई जिसे मैं जानती थी, चाहती थी? मेरे भीतर ये कौन आ गया है जिसका कोई रेशा मेरा परिचित नहीं? मुझे छू लेने की ऊष्मा किसी फ्रिजिड जोन में जम जाना कब बदल गया? हो कौन तुम मेरे अपने, जो इतना इतना अपरिचित है? सपने का व्यक्ति अब भी कितना अपना, छाती के भीतर दुबकी कोई नर्म गौरैया। पिछवाड़े की तरफ जंगल है, दिन में भी एकदम अंधेरा। पुराने बूढ़े पेड़ हैं और उनकी बीहड़ शाखों और पत्तियों से जो जरा सी रोशनी छन कर आती है, वो भी कंधे भर की ऊंचाई वाले झाड़ सोख लेते हैं। जमीन तक आते रोशनी मर जाती है। माई ने रामरतन को कितनी बार कहा है कुछ पेड़ झाड़ दे, कम से कम दीवार से लगे झाड़ भी। हर बार रामरतन मुड़ी झुकाए सुन लेता है, धीरे से बुदबुद करता है, जाने क्या, पर माई के हर पूछने पर जोर से सिर्फ कहता है हजूर। जब से बाबू ने पैसे भेजना बंद किया है, रामरतन भी माई की बात नहीं सुनता। घर में तंगी है, घर उजाड़ है, गांव भी उजाड़। सब निकल गए शहर जैसे बाबू। अब गांव अब गांव घर मरघट है, उड़ते धूल और वीरान निचट दोपहरी में उठते बवंडर बगुले की कहानी। खेतों में फसल की फुनगियों पर हरियाली नहीं, भूरा धूसर रेतीला मुरझाया बियाबान। जैसे माई का चेहरा और उनकी आंखें। माई कहती है सल्फास खाकर जान दे देगी। इन्नी जानती है माई ऐसा कुछ नहीं करेगी। माई बड़ी कटजीब है, ऐसा माई ही हर बार बोलती है। जब इन्नी शहर जाती थी पहली बार, तब भी उसने यही कहा था, जान देने वाली बात नहीं, कटजीब वाली बात। इन्नी अब सब बातें डायरी में लिखती रहती है, शब्द में नहीं, आड़ी तिरछी रेखाओं में। बिछलते सांप और मुचड़े साड़ी में सीख सलाई सी माई, और टूटा ढहता घर, और बड़ी बिंदी में माँ, और मूछों के पीछे हंसते बाबू। ऐसे लिखती है इन्नी, बहुत सोचती नहीं इन्नी। सोचने से कोई फायदा है? उसकी सोच उसके अलग उसके साथ रहती है। कभी कभी उसके मन के भीतर डरावने सपने सा घुसपैठ करता चला आता है, जाने क्या। पर इन्नी भी तो बाबू की बेटी है, जो होना है उसे होने देना चाहिए बस। माई के भीतर वही सांप बैठा है जो उसे बाबू के आते ही विष उगलने पर मजबूर कर देता है। माई की भी क्या गलती? सांप पिछवाड़े नहीं दिखता आजकल। सिर्फ इन्नी जानती है सांप की भाभी कहाँ है, जहां रहता है सांप अब माई के भीतर कुंडली मारे। थोड़ा सा हिस्सा अब इन्नी का मन है, चुपचाप साथ चलता होता दिखता कि साथ चल रहा है, नजर बचाकर कभी मुस्कुरा भी देता। फिर बेख्याली के किसी पलक झपकाने के बाद एकदम से होश आता कि साथ नहीं चल रहा, मैं उसमें चल रही हूँ। और फिर हमेशा वही होता कि मैं अपनी गिनती को बेमतलब होता देखती, हैरान। दो में से कोई एक तीसरा चुपचाप चला आता, मानो दिन की गलत गिनती को सही कर रहा हो। मैं बुदबुदाकर अपने को कहता पाती कि हम हमेशा तीन थे, मैं, वो और एक। दिन के उजाले में दो होते, रात की स्याही में गिनो तो भी गिनती दो ही होती। मगर फिर किसी पल कुछ हो जाता कि दो की गिनती में एक तीसरे का धुंधलका पैदा हो जाता। एक महीन पल के जादू में हम तीन हो जाते। वो मुझे देखती और मुझे लगता कि ठीक उसके पीछे एक कोई और है जो मुझे देखती है, जो मुझे नहीं दिखता। तीन औरतों का शरीर घुल मिलकर एक हो जाता है। इन्नी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जितना भी कोशिश करे मोती जैसे अक्षर बनते नहीं। माई चिढ़ती है, लिखते रहो, लेकिन किसी को बुझाएगा तब ना। इन्नी को गुस्सा चढ़ता है, बिच्छू के जहर जैसा चढ़ता है। माई की कोई बात उसे सुहाती नहीं, जाने फिर भी गांव क्यों रहना चाहती है इन्नी। माँ को कहते सुना था एक बार बाबू से कि देखो, चाहे लाख दुलार लाड हम कर लें और दिदिया जाने पकड़ कर कूट ही डालें,
फिर भी बबुनी जाएंगी गांव ही। सोते जागते किसी के चलने की आहट, किसी सांस का चलना, किसी शरीर का होना साथ चलता था। कैसी आश्वस्ति थी, कैसा मोह था। सोचकर मन जगमग हुआ जाता कि उस नीले उजाले में मैं कितनी चमकदार हुई जाती। हल्की डूबी डूबी, कभी अकेली नहीं। मेरे साथ अनंत प्यार था, दो किस्म का प्यार। जब देखना चाहती थी तब प्यार ही दिखता था, न देखना चाहती तब प्यार नहीं दिखता। बिंधे कांटे दिखते। ये मेरे ऊपर था कि उस पल मुझे क्या देखना था। माँ खूब दुलार करती इन्हीं से, एक समय जितना करती थी उससे भी ज्यादा। इन्हीं को बढ़िया याद है, रात को गुपचुप रजाई में घुसकर भूत की कहानी कहना और दूध में रोटी गुड़कर अपने हाथ से खिलाना। तब कितनी दुबली थी माँ। जब से पुन्नू हुई है माँ खूब गोल मटोल हो गई है। माई लेकिन इन्हीं के बाद भी एकदम हड़कंक है। शायद इसी से बाबू अब माँ के साथ रहते हैं। इन्हीं को शहर अच्छा लगता है, माँ के साथ अच्छा लगता है। बाबू कितना मुस्कुराते हैं, अच्छे कपड़े, साफ घर। गांव में जाकर इन्हीं जंगली हो जाती है। ये कोई ऐसा नहीं कहता पर इन्हीं जानती है। बाहर जंगले से पार्क दिखता है। सब बच्चे आ गए, शाम का अंधेरा गिरता है टुकड़ों में। फिर झम से, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा गिरे वैसे ही अचानक अंधेरा, एकदम गाढ़ा। बाहर सन्न हवाएं डोलती हैं, उंगलियों पर दिन निकलते हैं। रात रात भर बात चलती है। सपनों की दुनिया दिन के उजाले की खैरात पर नहीं चलती। सफेद पंखों वाले घोड़े की पीठ पर बेखट सरपट बहती हवा के संग किसी और छोर निकल जाती है। माई और माँ और बाबू तब मालूम नहीं था, खूब गहरे नहीं। अब सोचकर लगता है कि तकलीफ की नश्तर पर सवार सब बिंधे छटपटाते। बड़े होते जाना, तकलीफ की दुनिया में कदम रखना था। बहुत चीजों को जान लेना था अपने समूचेपन में। माई का हटीहा बदन सूखे चमड़े जैसा काला रूखा कड़ा, तपती धूप से काले पड़े गर्म चट्टान सा उनका मन। और माँ अरसे से गांव नहीं गई थी। बीच रात जाग जाती, कहती कोई मेरी छाती पर सवार है। बाबू पूछते कौन। माँ ने लेकिन कभी नहीं बताया कि कौन उनकी छाती पर सवार रहता है। बाबू रात उनके तलवे की मालिश करते, माँ रह रहकर चौंक कर कांपती रहती। उठ उठ कर बंद खिड़कियों दरवाजों को फिर बंद करती। सुबह उनके चेहरे पर मुर्दनी होती। इन्हीं को लगता माँ भी माई जैसी होती जा रही है। बड़ी बड़ी स्याह आंखें और पीला बीमार चेहरा। उनके शरीर की गोलाई घुल रही थी और हड्डियों के नुकीले कोण उभर रहे थे। आईने के सामने खड़े होते दिखता मेरे पीछे एक और, फिर एक और। मैं देखती, जाने किसको देखती। खुद को बरजकर पूछती कहाँ क्या देखती है। फिर सर झुकाए चुपचाप चलने लगती, चाहने लगती। जाने किसको चाहती, वो जो था या वो जो नहीं था, या फिर वो जिसे मैं चाहती थी या वो जो मुझे चाहता था। फिर मैं और वो और एक गड़बड़ हो जाते। मेरी चाहना घुलकर हवा में बह जाती। वो समय जो बीता और जो आने वाला था, समय नहीं रह जाता। बोतल में बंद, कांपता, थरथराता, नंगा कलेजा हो जाता। मेरी सांस भारी थम जाती। किसी आगत के कंपन की हवा, किसी चले जाने वाले की टीस की कशिश। कुछ छूटा, कोई दबी दबी सी आह। दुनिया के भीतर दुनिया और समय के भीतर समय के भीतर समय। कैसा जाल, कैसा गुंफन, कैसी माया सपने के भीतर। माँ ऐसे ही एक दिन अचानक बेसान गुमान मरी पाई गई, अकेले, बिना किसी को बताए, बिना किसी के जाने। उनके चेहरे पर भयानक खौफ के निशान थे। मुट्ठियां भिजी हुई थी, गर्दन अकड़ी हुई, पैरों के अंगूठे तिरे हुए, जैसे शरीर अपनी पूरी लंबाई लेना चाहता हो। कमरे में अंधेरा था। अंधेरे में बहुत देर किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि मौत है। सिर्फ सन्नाटा था, इतना पता था। रोशनी जब की गई तब माँ की शक्ल देखकर पता चला कि मृत्यु किस भयावह तकलीफ के साथ उन तक आई थी। बाबू सर झुकाए बैठे थे। पुन्नू रोते रोते हिचकती थी। इन्नी चुप थी। ये उसकी पहली मौत थी।
मौत अंधेरे कमरे में एक गंध थी, वासी, भारी, गाढ़ी। मौत किसी ताप का खत्म हो जाना था, किसी को फिर कभी भी कुछ नहीं कह पाना था, किसी को फिर कभी छू नहीं पाना था। मौत किसी का समूचेपन में खत्म हो जाना था। किसी और जमाने में दुनिया से सताई भगाई औरत पहुंचती है लथपथ बदहवास, भागती सांसों को हथेलियों में थामे, जीवन की गर्मी और आत्मा को, ताप को छाती में छुपाए बचाए पूछती है, अब कहो, छत मिलेगी और सपना? अकॉर्डियन पर किस गुजरे जमाने की अनजानी मगर फिर भी कितनी पहचानी। ये कौन है, क्या धुन बजाता है, घूम जाता है। पुराने चिरमिखी बटुए से सोने की धूल छिटक पड़ती है। दिन बीतता है, एकदम से बीतता है, जैसे एकदम से रात आती है। कुहासे में कोई महीन चीख कौंधती है। गुम होता है मन, छाती डूब डूब डूबती है। पूरे भरे तालाब में एक, सिर्फ एक फूल, कमल ही है ना? हाँ, कमल ही होगा। लेकिन मैं एकदम से उसे पहचान क्यों नहीं पा रही फिर? गुम जाता है धुंध में, पानी से उठता है जाने क्या। गांव से माई आ गई थी। रात गिरते गिरते रिक्शा रुका था। राम रतन साथ था। माई ने बिना हल्ला हंगामा किए घर में आते ही सब सरोकार अपने हाथ ले लिया था। जबकि माई का इस घर में पहली बार आना था। उनका घर में पुराने पहचान से घूमना हैरत भरा था, जैसे ये घर उन्होंने ही बसाया बनाया हो, जैसे अशरीरी तौर पर बहुत अरसे से वो इस घर में रहती रही हो। बाबू चुप थे, माई को देखकर भी चुप थे। माँ की लाश सोने वाले कमरे में धरती पर रख दी गई थी। माई सबको कमरे से निकाल दिया था, दरवाजा बंद किया था। घंटे भर बाद दरवाजा खुला था। माँ के शरीर पर लाल साड़ी लपेटी हुई थी। लाल आंचल से उनका चेहरा घिरा था। मांग में लहलहाता सिंदूर था। माथे पर गोल बड़ी बिंदी थी। साड़ी के कोर नए नकोर थे, कड़े, फड़फड़ाते, जैसे माँ के शरीर पर मृत्यु थी, तब तक नवेली ताजा। माई चुपचाप कमरे में एक कोने में गुड़ी मुड़ी नंगे फर्श पर लेट गई थी। कमरे में अगरबत्ती की महक थी। अंधेरा था, एक दिया जलता था। दीवार पर परछाई लहराती थी। कमरे में मौत की भयानक उपस्थिति थी। उसकी गंध थी। गुड़ी मुड़ी लेटी माई मां से ज्यादा मरी हुई लग रही थी। भीतर इतना शोर है, बाहर कैसी अबूझ शांति। कोहरे के पार हाथों हाथ में सूझता संसार है। पीली कमजोर रोशनी है। मुंह से निकली बात की जगह भाप का गोला है। गर्म है, नर्म है, चांदी की महीन दीवार है। मन की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के ठीक उलट कितना साफ है, उतना साफ, कितना फीका। ये कैसा सरल, सचमुच मगर संसार है। गजब। माँ का संस्कार खत्म हुआ था। बाबू ने पूछा था माई से, कब लौटना चाहोगी? माई ने थिर आवाज में कहा था, अब क्या लौटना। राम रतन लौट गया था। गांव का घर उजाड़ आखिर ढह गया था। कभी इन्नी गई थी वर्षों बाद, गिरे हुए भीत पर टूटा हुआ मकान, पिछवाड़े घास के बेतरतीब जंगल। सुना था राम रतन ने जमीन खेत खरीद लिया, औने पौने। जमीन के उस टुकड़े से नाल टूटा। इन्हीं को ऐसा ही लगा था। बचपन की कोई डोर तनी थी अब तक। ये तब मालूम हुआ जब टूट गया। खत्म होते ही उस चीज की हूक उठना कितनी बार। और क्या हुआ था उस नथ वाले सांप का? दिखा था कभी? सपने में दिखा था इन्हीं को। दिखता था जैसे मरी हुई माँ दिखती थी लाल साड़ी में, और जैसे माँ ही दिखती थी। एक दिन माँ के बक्से से निकालकर उनकी साड़ी गहने पहनकर बाबू के बदन से चिपकते, विक्षिप्त पागलपन की हालत में कहते, अब तो नहीं रही छोटी, अब तो मेरे साथ रहो। और दिखते थे बाबू वितृष्णा में माई को परे धकेलते। जाड़े की सर्द रात में खेस ओढ़े बूढ़ा नींद में चमक जाता है। सब सब हवा रात बहाती चलती है, और रेल की सीटी कुहासा चीरती जाने कहाँ विलीन हो जाती है। मेरी नींद भी बीहड़ में भटकती कुनमुनाती है। कंधे पर कोई चिंता सवार है, क्या है? नींद की बेहोशी में भूलता है सब, फिर भी कहाँ छूटता है।
किसी कसाईन स्वाद सा आत्मा में गहराता है। दिखता है सपने में खुद का कमजोर पड़ना, भीड़ में गुम होना, चमकते शिखर पर अकेले खड़ा होना कहाँ दिखता है। कोई चील डैने फटकारती गोल गोल उड़ती है, फिर अचानक झपट्टा मारती है और खुलने पर दिखता है छाती पर कोई गोल सुराख। खोजती हूँ कहीं कहीं होगा, मगर दिखती नहीं, कोई उजली मुस्कान नहीं दिखती है। इन्नी सुराख खोजती है जिसमें सब यादों को दफन कर दे। इन्नी वो कंधा खोजती है जिस पर सर रखकर एक पल को आंख मूंद सके, एक पल को जी सके। पहले बाबू मरे, फिर माई मरी, लेकिन उसके पहले पुन्नू मरी। छत की मुंडेर से गिरकर मरी। इन्नी की वो दूसरी मौत थी। पुन्नू का जाना भी माँ के जाने जैसा ही था। बहुत देर बाद पता चला कि पुन्नू नहीं है। बाबू की मौत जबकि सबके सामने हुई। दरवाजे से भीतर आते लहरा कर गिरना उनका, और अस्पताल में महीने भर रहकर तिल तिल मरना। इन्नी जानती है, सब जानती है, सबको जानती है। माई के पागलपन को जानती थी। बाबू जाने उसके पहले से जानती थी। बाबू का एक दिन उससे हिलक कर रोना, एक क्षण के लिए रोना, जैसे मिट्टी भसक जाए वैसे, पुन्नू की मौत पर। और एक दिन इन्नी को खूब दुलार करना, जैसे अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। चेहरे पर गर्म भाप की नमी का सुकून है, बेचैन दिल की राहत है, ठहरा हुआ मन है, तैरता है, कागज के नाव सा डोलता है, उब-डुब, सपने की उड़ान में मुस्कुराता है। जी कहीं ठौर नहीं लगता। ख्यालों में कुछ धुंधले लैंडस्केप तैरते हैं, पुराना गाना, कोई धुन जिसकी साफ साफ होते होते किसी और धुन से टकराकर किसी और धुन में बदल जाए जैसे। ऐसे क्यों है भला? का भोला प्रश्न हवा में टंगा है दीवार की कील सा, अकेला, खुला, अनुत्तरित, बेआवाज। बड़ा होना फिर दूसरी तकलीफों के साए में बैठना था, किसी संगी की तलाश में रहना था, जानते हुए कि ऐसा कुछ हो नामुमकिन है। माई की विरासत उसे मिली थी, विरसे में बाबू ही तो थे। फिर एक दिन सपना आया, और बार बार आया। सुबह उस सपने को मैं मुट्ठी में बंद करती। रात तक उंगलियां लाख कोशिश के बावजूद खुल जाती, और सपना उन खुली उंगलियों से बह जाता। फिर उस बहे हुए सपने ने अपना खेल शुरू किया। हर दिन उसका यूं बह जाना थोड़ा थोड़ा टलता रहा, इतना कि एक दिन फिर एक पूरी रात उसे लगी बह जाने में। उस रात के बाद की सुबह में उसने रंग उठाए और दीवार रंगनी शुरू की। दीवार पर सबसे पहले उसने एक दरवाजा बनाया। उस एक दरवाजे में कई कई दरवाजों का खुलना तय था, जैसे जीवन भर जीना तय था। रात के सपने में दिखा था, और ठीक ठीक दिखने के पहले गायब भी हो गया था। सुबह फिर सारे दिन एक बेबस बेचैनी में छटपटाते मन के पीछे पार्श्व संगीत सा बजता रहा था। पतझड़ के उदास दिन थे। पीले झरे पत्ते की खड़खड़ाहट में सारंगी पर कोई एक महीन रुलाई बजाता था, और इन्हीं के शरीर के अंदर जो एक और काया थी, वो लगातार उस धुन पर बल खाती पछाड़ती थी, जैसे लहरों के ऊपर फेन की एक महीन परत। फिर उस दिन काम के हजार झंझटों के बीच किसी ने एक वाक्य कहा था। जंगल में इतना अंधेरा था, सिर्फ जुगनू रास्ता दिखाते थे, और ये मैं ख्वाब हूं किसी और का, मुझे देखता कोई और है। कौन था जो सपने में बिना दिखे दिखता था? उंगली आगे बढ़ाते कि चेहरा धीरे से अंधेरे में घुल जाता था। कोई हंसी थी जो साथ साथ चलती, कोई अदा थी जो दिन के किसी वजूद में एक झलक मार जाती थी। कोई था जो साथ था हमेशा, चलता था मेरे संग, मेरी आत्मा में छुपकर। नीम अंधेरी रात के स्याह नीलेपन में चांदनी के तार में लिपटी एक काया, जो जाने कब की मोहब्बत में देखती थी मुझे। किस जन्म का दुलार था, कैसा प्यार, किस दूसरी दुनिया का स्नेह। किसी छठी इंद्रिय में घर बनाकर मुझे छल रहा था लगातार, इतना कि मेरे रोए खड़े हो जाएं। कोई संगीत सुनाई पड़ता, किसी पदचाप का, मेरे मन के अंतरतम कोनों में गूंजना था। ये सब सच था, क्या था? रात के सपने में जैसे मुझे मेरे ही घर में एक ऐसे कमरे के होने की खबर मिलती है जिसका अता पता मुझे अब तक न था। एक लंबोदरा साफ रोशनी भरा कमरा,
सपने में इस चीज को मैं जितनी आसानी से स्वीकार कर रही थी, उतना शायद चकित भी हो रही थी कि गजब, इतनी जगह, ऐसी जगह, और मुझे पता तक नहीं था। अब देखो, इतनी रोशनी भरी, इतनी खुशी यहाँ, कितना ताजा, कितना नवजात नवजात कच्चा, कोई कालिमा नहीं, बस रोशनी ही रोशनी। बस इसके दरवाजे को पहचान कर रखनी होगी ताकि दिन में जगे हुए मैं फिर से खोज पाऊं। कमरे की चीजों को लगातार प्यार से छूते, कैसे बच्चे सी कौतुक से खुश होती घूम रही थी। फिर भी सब याद रखूं कि एक छोटी सी घंटी भी बज रही थी, जैसे घूमते हुए भी हर वक्त एक चौकन्नेपन में मैं कोई तीसरी आंख दरवाजे पे रखे हुई थी। उस कमरे में उसका होना भी कितना स्वाभाविक था। उसके होने में कोई अचरज नहीं था कि इस कमरे का होना उसके होने के लिए था, उसके साथ के लिए ही था। दिन में जागे हुए मैं गैलरी की दीवार पर हथेली फेरते चलती हूँ, यही तो था वो दरवाजा। फिर दुखी देखती हूँ कि मेरे इस घर में तो कोई गैलरी तक नहीं। यूं भी मुझे तंग संकरी जगहों से सख्त नफरत है। मुझे बहुत सारी रोशनी चाहिए, हमेशा। लेकिन अंधेरा छोटी छोटी पोटलियों में साथ चलता है, और बिना किसी पूर्वानुमान के, जाने कब, किस पल, किस होने से ट्रिगर होकर पूरी की पूरी पोटली किसी 9 गजी साड़ी की तरह फट से खुलकर फैलती भी जाती है। इस लगातार के जंगली बनैले खेल से, दिन और रात की आंख मिचौनी से, दुनियावी माया और वास्तविकता से परे कोई तीसरा संसार भी है। मैं जब सपना देखती हूँ तब जागी सोई नहीं होती, मगर जब जागती होती हूँ तब सपने का कमरा बिला जाता है, और उसके साथ वो भी, मेरे सपने का संगी। जब कहती हूँ इस मुद्दे पर मैं ये और ये सोचती हूँ, तब सामने खड़ा दूसरा टेढ़ी नजरों से टोकता है, लेकिन तुम ये सोचती हो, गलत सोचती हो, क्योंकि मैं वो सोचता हूँ सही सोचता हूँ। हमेशा हम आमने सामने ही खड़े होते हैं, साथ साथ नहीं। फिर इन आमने सामने के साथ 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 होने वाली दुनिया कौन इजाद करेगा? कब मैं जागे होने पर ही मनमर्जी उस सपने वाले कमरे में भी जा सकूंगी? कब उसकी शक्ल मेरी उंगलियों के पोरों पर चस्पा होगी? क्या वो मैं हूं, मेरा हमशक्ल जिसका चेहरा सपने तक में इतना इल्यूसिव है? वो कमरा वही है जहां मैं हूं, भरपूर, अपनी सब गड्ढों और खाइयों से सुरक्षित। जंगल का रास्ता जुगनू ही दिखाएंगे शायद। मैं सपने देखने के सपने देखती हूँ, नींद से उठती बौराती हूँ, जाने क्या रोज रोज सोचती हूँ। अजीब गनचक्कर हो, जरा सी पागल हो, बेवकूफ बुड़बक तो हो ही। उसकी मजाक उड़ाती हंसी मुझे लहकाती है। फिर उसकी आवाज में लिपटा दुलार धीरे से मेरे बाल खींच देता है, मेरे गाल पर चिकोटी काटता मेरे माथे को चूम लेता है। अजीब गनचक्कर हो तुम। मैं भी गुस्सा होने का बहाना करती घूमती हूँ। उसकी नेह भरी हंसी में नहाती इतराती अचानक जड़ हो जाती हूँ। कोई अदृश्य उंगली मेरे कान के लब खींचती एक नाम लिखती है, और मैं उसी पल गायब हो जाती हूँ कड़क। सपने और सच के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं। जो सपना है वही सच भी। लोग कहते वो हमेशा अकेली थी, लोगों को नहीं पता वो कभी अकेली नहीं थी। उसके साथ हमेशा एक सच में और एक सपने में था, और तीनों हमशक्ल थे। सिर्फ उनका सच अलग था, उनका जीवन अलग था। बस एक नियत जगह तयशुदा वक्त में मिलते थे, सिर्फ सपने में मिलते थे। दिन में सपना खोजे नहीं मिलता, सपने में दिन ही कहाँ मिलता था। संगीत का वो भूला टूटा की पकड़ सुनाई देती, किसी और अवरोह में घूमता विलुप्त होता ख्याल। बाबू की लिखी चिट्ठी, बरसों पुरानी पीली पड़ी हुई, माँ को लिखी हुई। तारीख देखती है इन्हीं, चौंकती है। ये तो माई और बाबू के ब्याह के पहले की है। रेलगाड़ी की तेज सीटी उसके भीतर से गुजरती है। इसका मतलब बाबू हमेशा से। इन्हीं के भीतर माई करवट लेती है, और उसका चेहरा माँ के चेहरे में तब्दील हो जाता है। पुराने फोटो में सुमित्रा और सुचित्रा चेहरा सटाए, लंबी चोटी कंधे पर सजाए हंसती हैं। फिर उस अंधेरे कमरे में माँ का निर्जीव शरीर और माई की निष्प्राण देह, और उनके बीच नफरत की गहरी खौलती खाई। माई का पछाड़ खाकर रोना,
और फटी आवाज में चीखना, हरामखोर, बदजात, डायन, एक घर तो छोड़ दिया होता, एक घर तो। माँ का पिघलता चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। तालाब में कमल के 3 फूल, किताब के पन्नों के बीच दबी 3 पत्ती, क्लोवर, सुर, ताल, तान, मेरे भीतर तुम और तुम्हारे भीतर मैं और हम। नरम मुस्कान की एक परत पर इस बात का ज्ञान और दूसरे पर न जानते रहने की टीस। बाहर घास पर पेड़ की छाह में बीच धूप रह रहे कूदता है, कितना शांत है सब। समय का रुक जाना ऐसे, न रात न दिन, या फिर रात भी और दिन भी। हंसती हुई फूलमणि के ठुड्डी पर के 3 गुदने कहते हैं, रात में कभी कभी दिन भी होता है शायद। सलीम कौसर का ये शेर है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पशे आईना कोई और है। शुक्रिया। जी, शुक्रिया प्रतीक्षा जी, जी इस बेहद महीन कहानी के पाठ के लिए। और आपने यह ठीक ही कहा कि यह कहानी जिन मनों की कहानी है, जिन स्त्री मनों को यहाँ पर एक एक कर खोलती चली जाती है, उसे हम पढ़ते हुए शायद कुछ और बेहतर ढंग से समझ सकें। मित्रों, यह जो कहानी की वाचिका है, वह जो लड़की, वह कैसे क्रमशः स्वयं भी इस कथा से दो चार होती चलती है और पाठकों को भी अपने साथ जोड़ती चलती है। और उसी के मन के भीतर यह जो फूलमणि है, वह भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाती है। जो कहानी के अंत की पंक्तियां हैं, हंसती हुई फूलमणि के ठुड्डी पर के 3 गुदने कहते हैं, रात में कभी कभी दिन भी होता है शायद। प्रतीक्षा कई ऐसे शब्दों को उठाकर लाती हैं, लोक के शब्दों को, यहां भी जहां उसकी जो माई है वह कैसे इकहरी हो रही है। बड़ा अच्छा सा शब्द है उसके लिए, जो गांव का है, लोक का है। और बाद में जिस कहीं न कहीं जिस अपराध बोध के साथ उसकी अपनी छोटी बहन है, अपनी बड़ी बहन के पति के साथ, वह स्वयं भी वैसे ही इकहरी होती चली जाती है, उसके लिए भी एक लोक का शब्द प्रतीक्षा लाती है। यहां भी जो साइत है, ऐसा कोई शब्द नहीं, शायद को ही अगर कोई लोक में बोले, तद्भव में कहे तो साइत, तो रात में कभी कभी दिन भी होता है शायद। यह कहानी उसी इन्नी की कहानी है, उसी इन्नी के माध्यम से कही गई कहानी है। यह कहानी प्रेम और मृत्यु की है। यह कहानी 2 बहनों के बीच सौतिया डाह की है, जिनके बीच प्रेम की अंतः सलीला भी है। क्योंकि कोई भी डाह, कोई भी घृणा शायद जीवन इतनी लंबी नहीं हो सकती। जब सुमित्रा की छोटी बहन सुचित्रा मरती है, तब सारे गिले शिकवे भूलकर सुमित्रा उसे एक सधवा के रूप में विदा भी करती है, उसका श्रृंगार करती है। और जब उसका पति यह कहता है कि तुम अब गांव लौट जाओ, तो वह कहती है अब गांव क्या लौटना, क्योंकि जिस स्त्री के कारण, जिस छोटी बहन के कारण बड़ी बहन और उसके पति के बीच बिलगाव है, अब तो वह अनुपस्थित है, अब वह मर चुकी है।
यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई भी खलनायक नहीं है। न सुमित्रा, न सुचित्रा, न इन दो बहनों के बीच आया एक साझा पुरुष, और न इन्नी जो सुमित्रा की बेटी है और जो अपनी मां के भीतर की उस बदहवासी को, उस रोष को भी महसूस कर रही है। मगर इसके बावजूद वह इन दो लोगों को भी दोषी नहीं मानती है, और उसके कई उपक्रम इस कहानी में आते हैं। कहानी के अंत की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यह बात भी इन्हीं पर और पाठकों पर एक साथ खुलती चलती है कि किस तरह छोटी बहन और उस पुरुष के बीच प्रेम संबंध इन दोनों के विवाह से पूर्व का है, कुछ पत्राचार जिसके हवाले आते हैं। ऐसी कई और बातें हैं जो इस कहानी के बारे में कही जा सकती है। फिर भी प्रतीक्षा जी कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ें, और उसके पूर्व प्रतीक्षा जी कुछ और जोड़ें। मित्रों, जिस अभी हमने इन्हीं के जिस मन फूलमणि की बात की, तो इस फूलमणि तुम सपने देखना बंद मत करना, इस नाम से इनकी कविता श्रृंखला भी है जिनमें कई कविताएं हैं। तो एक कविता मैं पढ़ता हूं, फूलमणि के उस मन की जो इन्हीं के भीतर गहरे है। यह एक ऐसा सशक्त मन है जो उसे इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कमजोर नहीं होने देता। निश्चय ही वह इस कथा से, वह इन बिलगावों से, वह इन जहर भरे माहौल से प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि उसे मौसी का प्यार नहीं मिला, उसे पिता का प्यार नहीं मिला, ऐसा नहीं कि वह गांव नहीं जाना चाहती है। अपनी मां की कंटीली बातों के बीच भी उसे उसका साथ मंजूर है। और उसकी मां यहां कहना थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मां कहने में मौसी वाला भी प्रसंग आ जाता है। यहां भी हमें समझना पड़ेगा कि जो जैविक मां है कहानी में वह माई है, और जो मौसी है वह मां है। तो मैं आगे से उसको माई ही कहता हूं, उसकी जैविक मां को। एक बड़ा अच्छा प्रसंग कि कहानी में जब वह गांव जाती है जब तब, तो उसकी माई कहती है कि मलबे की तरफ मत जाओ, उधर सांप बाप तुम्हें काट लेंगे। मगर इन सब कहानियों को देखती समझती, थोड़ा जानती थोड़ा कम समझती इन्नी यह भी समझने लगी है कि दरअसल सांप उस मलबे से निकलकर उसकी माई के दिल में अपनी जगह बना चुका है। और जब उसके पिता जब कभी गांव आते हैं, तब कैसे वह जहर उन पर बरसाया जाता है। मगर इन सब के बीच, इन तमाम छोटे छोटे विवरणों में, ऐसे बिंबों में यह कहानी आगे बढ़ती है। इन्नी डायरी लिखती है, इसकी भी चर्चा शुरुआत में ही होती है, और उनमें वह शब्दों से अधिक रेखाचित्रों से काम लेती है। एक एक कर वे तमाम विवरण हमारे पास आते चले जाते हैं। और एक प्रसंग यह भी है कि जब इन्नी अपनी मौसी के यहां रह रही है, अपनी मां के यहां, मौसी के यहां, तो उसकी मौसी कहती है इन्नी के पिता से कि हम लोग इसे कितना भी प्यार कर लें, और दीदिया जो बड़ी बहन है कितना भी उसको डांट लें, मगर यह गांव में ही उसको ज्यादा मजा आता है। मतलब यह कि इन्नी समान रूप से अपनी मौसी और अपनी मां दोनों का प्यार पाती है। और इस तरह से यह कहानी एक टिपिकल कहानी नहीं रह जाती है। यह कहानी इन्नी के भीतर कुछ ऐसे अवसाद, कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी चीजें पनपाती हैं जिनमें वह स्वयं भी अपने आप को गड़बड़ होता महसूस करती है। मगर यह सब गड़बड़ होना उसके भीतर एक रचनात्मक दुनिया की ओर उसको लेता जाना भी है। यह भी हम देखते हैं। पूरी कहानी उस सकारात्मकता के साथ है। तो मैं फिलहाल
प्रतीक्षा जी की ही उस कविता श्रृंखला की यह कविता यहां पर पढ़ता हूं, और प्रतीक्षा जी इस कहानी को लेकर या इस कहानी के पीछे की कोई और कथा हो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगी तो हम उसे भी सुनेंगे। इस जो कविता श्रृंखला है, फूलमणि तुम सपने देखना बंद मत करना, और यहां भी यह कहानी में बहुत ही शिद्दत से यह बात आती है कि वह कभी सपने में, उसके कई कई घर हैं, सपना कोई सच से इतर नहीं है, सपना भी सच का ही हिस्सा है, यह बात बेहतर ढंग से इन्नी समझ रही है। यह कविता फूलमणि फूलमणि गीत गाती है, फूलमणि गीत गाती है, हल्दी के फूलों की नदी में, मछली की बांस के जंगल की, फूलमणि गीत गाती है इंद की, मेले की मिट्टी के बर्तन की रस्सी और सूप की, फूलमणि गीत गाती है महुए की खुशबू की, चावल की, हंडिया की झूम झूम डोलने की, फिर फूलमणि रोती है रात भर इतना रोती है, तभी तो फलता है फूलता है सपना है, तभी तो फलता है फूलता है सपना है। प्रतीक्षा जी कुछ और इस कहानी पर कहें? जी, ये कहानी बहुत मन के भीतर की कहानी है। और जैसा मुझे लगता है कि जब हम कहानी कहते हैं तो जो भी नैरेटिव होता है किसी भी कहानी का, वो एक जैसा ही होता है। वही घटनाएं घटती हैं हम लोगों के जीवन में, उन्हीं भावों को हम फिर महसूसते हैं, भोगते हैं, उन्हीं चीजों को लिखते हैं। तो नया हम क्या करते हैं, नया जब हम लिखते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें छुपी हुई हैं उस पूरे सिचुएशन में, जो चीजें छुपी रह गई उन चीजों को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं अदृश्य को लिखती हूँ। इस कहानी में अगर हम उसको 4 लाइन में कहें तो ये 2 बहनों की कहानी है और उनके बीच एक साझे पुरुष की कहानी है। उनके बीच का जो एक डाह की दुनिया है, एक प्रेम की दुनिया है, और इन सबको देखते हुए एक बेटी है। लेकिन अगर मैं इसको साफ-साफ लिख देती तो ये कहानी तो हजारों बार कही गई है। मेरा मन था कि जब मैं इस कहानी को लिखूं तो मैं मन के भीतर के सारे गलियारों में घुस जाऊं। मैं देखूं कि इस एक सिचुएशन से हर कोई किस तरह से प्रभावित होता है। वो उनके अंदर की जो तकलीफ की दुनिया है उसको मैं कैसे देख रही हूँ, उसको मैं कैसे लिख पा रही हूँ। और इन सब चीजों को होते हुए जब इतनी बड़ी हो रही है, एक लड़की किशोर वय में जाते जाते अपने घर के इस माहौल को देखती है और उसके भीतर एक कितना बीहड़ संसार बनता रहता है, जिसमें चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। उसको लगता है कि सब चीजें एक वर्चुअल दुनिया में, एक स्पेस में हो रही है, उसके मन के भीतर वो चीजें हो रही हैं। और जो सचमुच हो रही है माई और माँ के बीच में, उन चीजों को भी वो अपने तरीके से अपने कल्पना की दुनिया में कुछ और बड़ा बना लेती है, उसके कुछ और परत खोज लेती है। उसको बहुत बाद में पता चलता है कि पिता और माँ का संबंध पिता और माई के विवाह के पहले का था। तो ये जो विक्टिमहुड वाली बात है, जिसके चलते वो माई हमेशा सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे घर पे, मेरे हक पे डाका डाला, और शायद इन्हीं को भी कहीं से वो चीज उसके मन में माई के जरिए आई होगी, वो चीज खत्म हो जाती है। पर उसके पहले भी वो अपने पिता से बहुत अच्छे प्रेम वाले और स्नेह वाले संबंध में है, अपनी मौसी से भी अच्छे संबंध है उसके। फिर भी जो एक दुनिया है, जो एक सहज नेचुरल किस्म का एक बचपन होता है, वो नहीं है उसका। और उस नहीं होने में वो 100 दुनिया देखती है, अपने मन के जितनी गलियां, बीहड़ गलियां हैं, सब में उतरती है। और मैं इन्हीं की उंगली पकड़े हुए सारी दुनिया में उतर रही थी। और मेरा मन था कि जैसे मन भटकता है आपका बहुत सारे जगहों पे, एक से दूसरे पे कूद के चला जाता है, दूसरे से तीसरे पे, आपके अंदर सब भाव होते हैं, नफरत के, स्नेह के, प्रेम के। उन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं उसके साथ साथ
मैं उसके मन के अंदर घुस के उसके साथ चलूं, उसके मन को लिखूं। ये पूरी कहानी इन्नी के मन को लिखने की कहानी है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें इन्नी के मन को कैसे मैं देखती हूँ, इन्नी कैसे देखती है उसको, मैं किस तरह से एक विस्तार दे सकूं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो कहानी आती है। तो एक तरह से इसका क्राफ्ट भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है कि वो छोटे छोटे, जब आप अगर किताब कहानी पढ़ेंगे तो वो टुकड़े इटैलिक्स में आते हैं, क्योंकि वो मेन जो कहानी का नैरेशन है उससे अलग हट के वो एक छोटी दुनिया है जो हर एक पन्ने या 2.5 पन्ने के बीच में वो कहानी वो आती है, कि वो इन्नी है जो सोच रही है, इन्नी है जो इन चीजों को देख रही है। लेकिन खाली यही लिखने से तो कहानी नहीं बनती, तो वो कहानी का जो एक सांकेतिक दुनिया चलती है। और मुझे सांकेतिक चीजों को लिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसी चीजों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं या जब पढ़ते हैं तो एक ऐसी दुनिया, एक स्पेस हमको छोड़ना चाहिए पाठक के लिए, कि पाठक आए, प्रवेश करे उसमें, और फिर वहां से एक अपनी दुनिया वो क्रिएट कर सके उस कथा की जमीन पर, उस गैप्स को वो अपने तरीके से फिल करे, और कहानी तब बहुत कुछ उसकी भी कहानी हो जाएगी। और ये मुझे ध्यान है कि जब बचपन से मैं कहानियां पढ़ती थी तो मेरा एज अ रीडर थोड़ा इवोल्यूशन हो रहा था, और मुझे ऐसी चीजें बहुत इंट्रीग करती थी कि सब चीजें एकदम से बता नहीं देनी चाहिए। बार बार हम मुझे निर्मल वर्मा जी की माया दर्पण की याद है, बहुत बचपन में पढ़ी थी, 12-13 साल या उससे भी कम उम्र रही होगी मेरी। और जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान है कि मैं कई बार मैं उसको समझती नहीं थी कि ये क्या कहना चाहते हैं, और मैं लौट लौट कर वो 3 या 4 पंक्तियों को 10 बार पढ़ती थी कि इसके भीतर का कोई गुप्त अर्थ है जो मेरे पकड़ से छूट रहा है। और वो चीज मुझे इतना अंदर से खींचती थी। और उस जमाने में तो मेरे क्या समझ थी, क्राफ्ट का कोई समझ नहीं था, शिल्प का, लोग लिखते कैसे हैं, बस एक किस्म का एक बहुत तिलिस्मी दुनिया थी, जिसमें मुझे ये भी इतनी बात समझ में आई थी कि हो सकता है कि लेखक कुछ और कहना चाह रहा हो, मैं कोई और चीज समझ रही हूँ। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे मन में हमेशा हर समय ये बात रहती है कि मैं सब चीजें तुरंत न खोल दूं, मैं धीरे धीरे बताऊं लोगों को, आहिस्ते आहिस्ते दुनिया को सामने लाऊं। हो सकता है कि आज के समय में ये बहुत डिफिकल्ट क्राफ्ट है, लोगों के पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि हम तुरंत कहानी पढ़ लें, समझ लें। लेकिन मेरा फिर भी मैं इस के साथ लगी हुई हूँ कि कोई बात नहीं, मैं जैसे लिखना चाहती हूँ मैं इस तरीके से चाहती हूँ कि पाठक की उंगली पकड़ के मैं इसको अपने साथ ले चलूँ, और हम बहुत आराम से, जिसमें बहुत सारी फुर्सत हो और बहुत सारा तसल्ली हो, और हम तब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करें जहाँ से हो सकता है कि पाठक कुछ और नए तरीके से इसके सबटेक्स्ट को पाठ कर ले, और नई दुनिया उसके लिए खुले, बहुत सारी खिड़कियां खुल जाए। तो ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानती नहीं हूँ कि मैं कितना सफल हूँ, और मेरे ऐसे लिखने में वो चीज कितनी सहज और सरल तरीके से आ पाती है, या वो बहुत कठिन हो जाता है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने मन की बात को साझा कर रही हूँ कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पाठक मेरे साथ चलते हुए मुझसे आगे कहीं निकल जाए। तो इस कहानी को लिखते हुए भी मेरे मन में यही बात थी कि मैं बहुत अंदर की बात को लिख लूं, चीजें जो नहीं दिख रही, जो मुझे भी नहीं दिख रही, जो शायद इन्हीं को भी नहीं दिख रही। हमारे किरदार भी हर बार हर चीज जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम भी अपने किरदार के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं जो दिखती नहीं है, और जिनको बहुत मुश्किल से पड़ताल करके निकाल के सामने लाया जाता है। तो मैं अर्पण जी यही कहना चाहती हूँ इस कहानी के क्राफ्ट के बारे में। जी बिल्कुल। और मित्रों, जो बात प्रतीक्षा जी कह रही हैं वह कहीं न कहीं ऐसी कई कहानियों पर वह बात लागू है, क्योंकि कुछ कहानियां एक बार पढ़ने से नहीं खुलती, उन्हें 2-3 बार, कई कई बार पढ़ना होता है। लगभग 4,500 शब्दों की प्रतीक्षा जी की यह कहानी एक ऐसी ही मंझोली कहानी है जिसका पाठ हम लोगों ने सुना, सपने का कमरा और
रात में कभी कभी दिन भी होता है शायद। यह भी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। मित्रों, कई बार दूसरे या तीसरे वाक्य को कहने के लिए पहला या पहले के दो वाक्य कहे और लिखे जाते हैं। यह कहानी भी अपने अंत को क्रमशः स्पष्ट करने के लिए शुरू होती है। अंत तक आते आते या कुछ कुछ बीच में ही ऐसी कहानियां स्पष्ट होती चलती हैं, मगर जानबूझकर जो रहस्य बुने जाते हैं या जिन्हें घोषित रूप में कह नहीं दिया जाता है, उनके कई सिरे ऐसे होते हैं जिन्हें समग्रता में जोड़ने के लिए हमें उन्हें शुरू से फिर से पढ़ना होता है। ऐसी कहानियां खुलती तो जरूर हैं, मगर एक बारगी नहीं। ये कहानियां दरअसल अपने रहस्यों के धुंधलके में सांस ले रही होती है, क्योंकि इनका उद्देश्य कथा को इकहरे ढंग से रख देना मात्र नहीं होता। जिसकी बात प्रतीक्षा जी कर रही थी कि अगर वह इकहरे ढंग से कहानी कह दी, इस कहानी को रख दें, तो ऐसी हजारों कहानियां हैं। यहां व्यक्ति के मनोभावों को समझना पहले है, कथा कहना बाद में। इसलिए यहां कहानी के सरलीकरण के कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। एक दो चीजें और हैं जिसकी चर्चा करके हम लोग आज की इस चर्चा को, आज की इस बातचीत को विराम देंगे। इसकी भाषा भी बेहद प्यारी है। कई जगहों पर जिस तरह से वर्तमान प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में चीजें कही गई हैं और उससे इन्हीं के मनोभावों को समझा गया है और कहानी के सिरे खुलते हैं, वह भी बड़ा प्रभावकारी है। जब इन्नी की मां मर जाती है, उसकी मौसी, तो उसकी माई गांव से शहर में आती है, मतलब अलसुबह आती है, सुबह सुबह आ जाती है। लेखक इसको कैसे कह रहा है, उन पंक्तियों को फिर से सुनिए। शाम का अंधेरा गिरता है, नहीं माफ कीजिएगा, ये मैं कुछ एक अलग बात कह रहा था, ये थोड़ा हमने नोट लिया है तो मैं कहीं और चला गया जी। हाँ, वह हिस्सा कहाँ गया, मैं थोड़ा उसको ढूंढ लूं, या ऐसा करता हूं, हमें इस प्रसंग को भी लेना ही है, क्योंकि यह कहानी कई तरह की स्थितियों में आवाजाही भी करती है। तो मैंने जो कुछ नोट्स लिए हैं, तो उसकी शुरुआत से ही चलता हूं ताकि खोजने की बहुत दिक्कत न हो जी। एक तो यह कि इन्नी शहर में रह रही है, उसकी माई गांव में रहती है। इन्नी मौसी के साथ, अपने पिता के साथ शहर में है। जब तक गांव जाती है तो गांव में जो अंधेरे के घिरने का चित्रण है, उसका बिंब देखिए। मैं अभी उसी को पढ़ रहा था। गांव में अंधेरा कैसे उतरता है, इससे हमें बात समझ में आएगी कि आवाजाही से भी कहानी का सौंदर्य कैसे खिल जाता है भाषा में। प्रतीक्षा लिखती हैं, शाम का अंधेरा गिरता है टुकड़ों में, फिर झम से जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा गिरे, वैसे ही अचानक अंधेरा एकदम गाढ़ा। अब चूंकि इन्नी शहर में है, तो वह गांव के अंधेरे के यूं उतरने का बिंब शहर से लेकर आ रही है। सिनेमा घर शहर में है, मनोरंजन के साधनों से वह परिचित है। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिसकी ओर मैं इशारा दिलाना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि यह कहानी कहीं ना कहीं अनुपस्थिति की टीस और उसकी उपस्थिति की चाहत की भी है, जिसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम इन्नी की माई को ही समझते हैं। उसके जीवन में, उसका दांपत्य जीवन है, इन्नी उसकी बेटी है, मगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है। पति होकर भी लगभग नहीं है, क्योंकि वह प्रेम नहीं करता, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन से प्रेम करता है, उसके साथ रहता है, जिससे भी एक बच्ची है।
तो वह कहीं ना कहीं उस पुरुष की अनुपस्थिति में जी रही है और उसकी उपस्थिति को चाहती है, जो नहीं मिलता है। जिसके प्रसंग पर हमने चर्चा की कि कैसे वह अपनी छोटी बहन के मर जाने के बाद उसके कपड़ों को पहनकर अपने पति के पास आती है। यह बेहद मार्मिक चित्रण है। कोई दोष नहीं है इन्नी की मां का, मगर वह भी बोझ सह रही है। आज भी ऐसा नहीं कि बेमेल या प्रेम रहित विवाह की घटनाएं कम हो गई हों, आज भी हैं जहां दाम्पत्य में संतानें हैं, प्रेम नहीं है। यह कहानी उस ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। और कितना कारुणिक प्रसंग है कि वह स्त्री कहती है, अब तो छोटी नहीं रही, अब तो हमारे पास आओ, मगर वह पुरुष नहीं आ पाता है। बेशक इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है, मगर हर कोई यहां पीड़ा से, अपराध बोध से ग्रस्त है। इसीलिए वह प्रसंग भी आता है कि जब रात रात भर जो इन्नी की मौसी है वह परेशान रहती है और उसके पैर दबाते रहते हैं इन्नी के पिता, और इन्नी को लगता है कि उसकी मौसी भी उसकी अपनी माई की तरह हो रही है। तो एक बात तो यह कि यह कहानी अनुपस्थिति की टीस और उपस्थिति की चाहत से भरी है, जिसका एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण तो स्वयं इन्नी की माई के चरित्र में है। दूसरा उदाहरण हम थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो वह इन्नी के भीतर है, क्योंकि इन्नी को अपने गांव से और गांव के उस घर से भी प्यार है जिसे राम रतन, जो उस घर की देखभाल करता है, खरीद लेता है बाद में। मगर और जब उसकी जमीन और उसका घर बिक जाता है, उसके ही लगभग नौकर जैसा एक चरित्र के हाथों, या एक सहायक कहिए, तो उसे लगता है कि जो उस जमीन के साथ, उस मिट्टी के साथ उसका नाल बंधा हुआ था, वह भी टूट गया। तो यहां भी कहीं ना कहीं वह अपने जड़ों को लेकर जिस तरह से वाबस्ता है, उसकी टूटन को, उसके खो जाने को लेकर दुखी होती है। एक दो और बातें कहकर विराम लूंगा। संगीत की बातें आती हैं प्रतीक्षा जी की कई कहानियों में, क्योंकि संगीत में रुचि है। पेंटिंग की बातें आती हैं, स्वयं पेंटिंग भी करती हैं। एक और जिसकी ओर मैं कहना चाह रहा था, बात भाषा। कोई बात हम बेहद पारंपरिक ढंग से कह सकते हैं। जब हम लंबी कहानी लिख रहे हैं तो कई बातें हम बेहद पारंपरिक ढंग से, सादगी से कहते हैं। कई जगहों पर वे कहानीकार भी कहते हैं जो ऐसी भाषा लिखने के अभ्यस्त हैं। मगर कई जगहों पर गद्य का कोई टुकड़ा एक ऐसा चमकदार टुकड़ा बन जाता है जो अलग से अपनी जगह बनाता है। जैसे कहानी के ही किसी कहानी में किसी एक जगह पर वह बात आती है कि पेड़ों की छाया के बीच धूप जो है उछल कूद कर रही है, आ जा रही है। तो ऐसा ही ये दो वाक्य जब वह जो इन्नी की मौसी है वह मर जाती है और गांव से इन्नी की माई आ रही है, तब की बात। कल सुबह वह आती है, तो इसको रचनाकार कैसे लिख रहा है? गांव से माई आ गई थी, रात गिरते गिरते रिक्शा रुका था। तो यह पारंपरिक प्रयोग तो नहीं है प्रतीक्षा जी, जहां तक मैं कहूंगा। यह यह पारंपरिक प्रयोग तो नहीं है और बहुत प्यारा है, और एक झटके में पाठक को बात समझ में आती है और वह उससे आह्लादित हो उठता है। ऐसे प्रयोग से रात गिरते गिरते रिक्शा रुका था, मतलब रात खत्म हो रही थी कि मां आ गई। तो मित्रों, यह भाषा में खेलना हुआ जिसकी ओर इशारा अभी प्रतीक्षा जी कर रही थी। निर्मल वर्मा के लेखन का भी एक उनके अवचेतन पर प्रभाव। कहीं ना कहीं भाषा में ऐसे संरचनात्मक
खिलवाड़ जरूरी है। शायद कई बार अपने आप भी आ जाते होंगे, गाहे बगाहे अनायास भी आ उठते होंगे। और हम लोग, हम पाठक, भावक, लेखक भी कहानी, सिर्फ कहानी के लिए कहानी के पास नहीं आते। हम उस भाषाई आनंद के लिए भी किसी कहानी में उतरते हैं जो हमें उस कथा के साथ एक मेव होते हुए मिलता है। किसी पुरानी पत्रिका के कागज पर, किसी पुराने अखबार के की किसी कतरन पर हमें जो कभी कभी ताजा बने हुए पकौड़े खाने को मिलते हैं, उसे ग्रहण करते हुए हम सूख चुकी स्याही की गंध को भी तरोताजा हुआ महसूस करते हैं। कहानी का स्वाद लेने में दरअसल कथा और भाषा, इन दोनों का स्वाद लेना भी शामिल है। ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था प्रतीक्षा जी, और चलते 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 कुछ एक पेंटिंग हम देख लें, जिससे भी हम जिससे हम जो प्रतीक्षा जी की बनाई हुई है और जिससे हम इन किरदारों को भी जोड़कर देख सकते हैं। खास तौर से इन्हीं को तो निश्चय ही देख लें। विपरीत परिस्थितियों में पली बढ़ी एक लड़की जो अपने स्वप्न और यथार्थ को मिला रही है, जिसका जीवन आसान तो नहीं रहा है मगर वह सरलता के साथ उसको ले रही है। तो ये कुछ ऐसे रंग जो प्रतीक्षा जी की कुची से निकले हैं, इसे दिखाते हुए हम लोग आज की इस कड़ी को विराम देंगे। ये कुछ एक पेंटिंग्स प्रतीक्षा जी की ओर से। जी, तो इन सभी कलाओं का एक समावेशन भी हम इस कहानी में देखते हैं, कई दूसरी कहानियों में भी। तो प्रतीक्षा जी, आज की इस कड़ी को यहीं पर विराम दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे ये मौका दिया आपने कि यहाँ आकर मैं कहानी का पाठ करूं, और दूसरे की ये कहानी थोड़ी सुनाने में कठिन थी, फिर भी हमने ये जोखिम उठाया और उसमें आपने इतनी खूबसूरती से उसमें इतनी चीजें मेरे सामने आप लेके आए, पाठकों के सामने लेके आए, और बहुत सारे आपने कैसे जैसे बोले कि क्लूज, जो कहानी अनफोल्ड हो रही थी। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया कि बहुत सुनाने वाली कहानी नहीं है, फिर भी हमने इसको इस तरीके से आपने जैसे इसको डिजाइन कर लिया, वो बहुत खूबसूरत हुआ, और बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी जी, आभार, हार्दिक आभार। आप आई हमारे साथ प्रतिभा जी, ममता जयंत जी, सुषमा गुप्ता जी, प्रभा मिश्रा जी, किरण कुमार मोदक जी, जयश्री पुरवार जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, राजवंत राज जी, संतोष दीक्षित जी, के कुमार प्रसन्न, रजा न्यास और तमाम दूसरे लोग जुड़े रहे। आप सभी का हार्दिक आभार इन टिप्पणियों के लिए। और मित्रों, आज हम लोग विराम लेते हैं, कल एक और दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। नमस्कार। शुक्रिया प्रतीक्षा जी।